तो मुद्रा से संबंधित कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए जब भी आप इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हो, मुद्रा पढ़ते हो। ठीक है, अब यहां पे अगर हम लोग मुद्रा की बात करें तो मुद्रा कितने प्रकार की होती है, फिजिकली कितने प्रकार की होती है? दो। भारत में जो मुद्रा है वो किस रूप में है? रुपया के रूप में है। रुपए को क्या कहा जाता है? मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, अब फिजिकली कौन कौन सी मुद्राएं हैं भारत के अंदर? कौन कौन सी मुद्राएं हैं? रुपया में कौन कौन सी चीजें हैं? नोट और सिक्के। दो प्रकार की मुद्राएं पाई जाती हैं, नोट और सिक्के। तीसरा क्या है आपका? डिजिटली आ गया है। इसके अलावा वे सभी वस्तुओं को मुद्रा के रूप में घोषित किया जा सकता है जो भुगतान करने के लिए और विनिमय करने के लिए क्या है? प्रयोग में लाई जाती है, जैसे सोने, ठीक है, हीरे, चांदी इत्यादि जो संपत्ति के रूप में होती है, धन के रूप में होती है, उसको भी हम एक निश्चित समय में क्या है? मुद्रा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अब जो इसके साथ में बहुत जरूरी बातें हैं ना, वो कौन सी है? सबसे पहले क्या है कि मुद्रा वह वस्तु कहलाएगी जिसको वैधानिक मान्यता प्राप्त होगी। जो किसी भी देश के द्वारा उसको मुद्रा के रूप में घोषित किया जाएगा, उस वस्तु को क्या कहा जाएगा? मुद्रा कहा जाएगा। ठीक है, भारत में अभी आपका डिमोनेटाइजेशन हुआ था। भारत में डिमोनेटाइजेशन हुआ कब हुआ था? भारत में डिमोनेटाइजेशन 16 में कितने तारीख को? नवंबर। कितने नवंबर को? 8 नवंबर 2016 में क्या है? भारत में डिमोनेटाइजेशन किया गया। डिमोनेटाइजेशन में क्या हुआ था? भारत सरकार द्वारा 500 और 1000 के नोट की जो मान्यता है वो अवैध घोषित कर दी गई और उसकी जगह पे क्या है? 500 के नए नोट और 2000 के नए नोट वहां पे क्या है? आपको लागू कर दिए गए। तो क्या जो पुराने 500 के नोट थे, क्या आज के समय में उन नोटों की जो मूल्य है वो 500 रुपए के बराबर है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वैधानिक मान्यता अब उसको प्राप्त ही नहीं है, और जो नए नोट है उसको वैधानिक मान्यता प्राप्त है। तो आप उससे 2000 के नोट से 2000 की वस्तुओं का खरीद और बेच विनिमय क्या कर सकते हो? कर सकते हो। आपके पास उसकी अभी संभावना है। ठीक है, और इसके अलावा जो मुद्रा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज यूज की जाती है कि देश के अंदर किसी देश द्वारा घोषित की गई मुद्रा का उस देश के अंदर समय स्थान बदलने से उसके मूल्य में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे भारत के अंदर 5 रुपए के सिक्के को अगर आप कर्नाटक में, बेंगलोर में, गोवा में, पंजाब में, केरल में कहीं पर भी यूज करोगे तो उसका मूल्य हर जगह भारत के अंदर कितना रहेगा? 5 रुपए के बराबर ही होगा ना। ठीक है, परंतु अगर कोई एक देश अन्य देश के साथ विनिमय करता है, खरीदता बेचता है, तो देखो यहां पे जो देश ज्यादा पॉपुलर होगा, ज्यादा ग्रोथ में होगा, ज्यादा वहां पे क्या है? इकोनॉमिकल जो पावर है वो अधिक होगी, वो ज्यादा आपसे डेवलप होगा, तो वहां की मुद्राओं का मूल्य भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और जो देश जहां पे ये सारी चीजें फैसिलिटी उपलब्ध नहीं होंगी, जो कमजोर होगा, जहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ कमजोर होगी, जहां पे क्या है? डेवलप कम होगा, तो वहां की मुद्राओं का मूल्य भी क्या होगा? कम होगा। मतलब जब एक बड़े देश के साथ एक छोटा देश व्यापार करेगा तो छोटे देश को अधिक पैसा देना पड़ेगा, और जब बड़ा देश छोटे देश के साथ करेगा तो उस देश को कम देना पड़ेगा। जैसे भारत को नेपाल से करना है विनिमय, तो भारत को कम पैसा देना पड़ेगा क्योंकि नेपाल से भारत क्या है? अधिक डेवलप है, अधिक ग्रोथ में है। पर वही भारत को अगर अमेरिका से करना है तो भारत अमेरिका से कम ग्रोथ में है, कम डेवलप है, तो यहां पे भारत का जो भुगतान का मूल्य है वो ज्यादा हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है।